साथ सबा कुरैशी से रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सबा कुरैशी और आप देख रहे हैं वी पॉजिटिव विद सबा कुरैशी। आज मेरे साथ मौजूद हैं कुर्रतुल ऐन, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इस्लामाबाद से है। गुफ्तगू का आगाज करते हैं और इनसे पूछते हैं कि वो स्पोर्ट्स के मैदान में बहैसियत माहिर नफ्सियात किस तरह से अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। जी कुर्रत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कुर्रतुल ऐन, ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक स्पोर्ट्स के मैदान से है और आप स्पोर्ट्स के मैदान में बहैसियत माहिर नफ्सियात सर्व कर रही हैं, तो इसके बारे में बताएं कि आपकी ड्यूटीज किस किस्म की होती हैं और किस तरह से आप ट्रीट करती हैं। कुरतुलैन मेरा नाम है और मैं एज अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में 2010 से यहाँ पर मैं काम कर रही हूँ एज अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। और इसके साथ साथ मैं कंसल्टेशन देती हूँ काउंसलिंग साइकोलॉजी की। काउंसलिंग साइकोथेरेपिस्ट हूँ मैं, और फैमिली थेरेपी और बहुत सारी हम डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं साइकोथेरेपी के अंदर, जो कि मजीद हम इस गुफ्तगू में आगे भी आपको डिटेल बताएंगे हम। स्पोर्ट्स की दुनिया में जहाँ तक आपने बताया कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हम्म। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको अगर कहा जाए तो पाकिस्तान में इसका कोई स्कोप नहीं है। पाकिस्तान में इस शोबे के ऊपर कोई तवज्जो कोई खास नहीं दी गई। तो 2010 से ही मेरी ये कोशिश रही कि मैं पाकिस्तान में ऐसी एजुकेशनल ट्रेनिंग्स करवाऊं, ऐसे अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करवाऊं जिससे लोगों को ये शऊर दिया जाए कि साइकोलॉजी सिर्फ और सिर्फ क्लिनिक्स की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल इंसान को भी काउंसलिंग की जरूरत होती है। एक नॉर्मल इंसान को भी एग्रेशन, वो सारे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिनको एड्रेस करना बड़ा जरूरी है। अच्छा तो मैं कुर्रतुल यहाँ ऐन, पर 2010 से जी जी। अच्छा कुर्रतुल ऐन, आपने बात की आम इंसान की, आम बंदे की, तो उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर कितनी खेलें आती हैं, कितनी फेडरेशन आती हैं। ऑलमोस्ट पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर सिवाय क्रिकेट के, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक अलग बोर्ड है, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर बाकी तमाम टीम्स आती हैं। हॉकी, बैडमिंटन, टाइकवांडो, ऑलमोस्ट 41 के करीब हैं। 39 थी पहले, अभी 41, 42, और ये मजीद इंक्रीज डे बाय डे होती जा रही है। तो ये सारी इंक्लूड होती हैं अंडर पाकिस्तान स्पोर्ट्स। अच्छा, तो आपका ट्रीटमेंट जो है उसकी कितनी स्टेजेस होती हैं, और जब आमतौर पे कोई स्पोर्ट्स पर्सन या कोई एथलीट आपके पास अपना मसला लेकर आता है, तो आप उसको किस तरह से हैंडल करती हैं, किस तरह से उसके बिहेवियर को आप एनालाइज करती हैं, किस तरह से आप उसका ट्रीटमेंट करती हैं, उसके एग्रेशन को आप किस तरह से कंट्रोल करती हैं, इसके बारे में कुछ बताइएगा। देखिए, पहले तो ये बात होती है कि लोगों को, हमारे जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो ज्यादातर रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। उनको ज्यादा अवेयरनेस ही नहीं होती कि हमारे इस प्रॉब्लम के लिए किसके पास जाना चाहिए। राइट। तो हम ज्यादातर हम एक आम इंसान को भी देखें तो सिर्फ नजला जुकाम या खांसी या फिजिकली आपको कोई भी हार्म हो रहा हो तो आप जाते हैं जी मेडिकल ऑफिसर के पास, डॉक्टर के पास, जी। और स्पेशली जनाब आप राइट। किसी कंसर्न कर लेते हैं, आप कंसल्ट कर लेते हैं। राइट। लेकिन जब हमें इमोशनल प्रॉब्लम आ रही होती है, बिहेवियरल प्रॉब्लम आ रही होती है हमारे प्लेयर्स को, तो उनको पता भी नहीं होता कि हमें ये एड्रेस भी करना है, और अगर करना है तो किससे करना है। तो ये अवेयरनेस तो खैर एक एक पार्ट है उसका। और फिर जब हमारे पास पार्टिसिपेंट्स आते हैं, खिलाड़ी आते हैं, तो हम उनको इंडिविजुअली भी ट्रीट करते हैं, उनके ग्रुप सेशंस भी होते हैं। ग्रुप के अंदर हम मोटिवेशनल टेक्निक्स बताते हैं, जैसे अभी प्लेयर्स ने जाना है इंटरनेशनल या नेशनल कोई इवेंट होने जा रहा है, तो उनको हमने कैसे मोटिवेट करना है। फिर इंडिविजुअली जब आते हैं, इंडिविजुअल प्रॉब्लम पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। किसी को अगर एग्रेशन का प्रॉब्लम है, जैसे हमारे एथलीट्स में अगर हम देखें तो बॉक्सिंग के अंदर और ऐसी बहुत सी खेलें हैं जिसमें एग्रेशन का आंसर बहुत एक लाजमी एक इम्पोर्टेंट उसका वो पार्ट होता है। राइट। तो एग्रेशन के भी हमें एक आम इंसान को नहीं पता कि एग्रेशन की भी दो टाइप्स हैं। पॉजिटिव एग्रेशन भी है, नेगेटिव एग्रेशन भी है। तो हम उसको देखते हुए कि ये आया नेगेटिव एग्रेशन की तरफ जा रहा है या जा रहा है पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो राइट। हम उसको फिर ट्रीट करते हैं। अच्छा कुरत, ये बात बताइएगा कि हम लोगों को ये नहीं पता चलता कि एंजाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है, सैडनेस क्या है, प्रेशर क्या है। हम जो आम इंसान है, जैसे मैं भी, हम इसको एक ही नज़र से देखते हैं कि अगर हम सैड हैं, हम एंजाइटी में हैं, हम स्ट्रेस्ड में हैं, हम डिप्रेस्ड हो गए हैं। तो इसका ज़रा हमें बताइए कि क्या फ़र्क है इन चीज़ों में।
अच्छा, मुझे एक बात बताते हुए बड़ा एक फील भी हो रहा है कि हम लोग डिप्रेशन को, स्ट्रेस को, एंजाइटी को ऐसे मिक्सअप कर देते हैं कि एग्ज़ैक्टली, हम इसकी एक, जिसे कहते हैं ना, बाकायदा से खिचड़ी बना देते हैं एग्ज़ैक्टली इट और हमें हैपेंस। पता नहीं चलता कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या ये फियर है, फोबिया बिल्कुल। है क्या चीज़? तो एक आम इंसान को, मेरा चूँकि सिंध से हुँ, हुँ। काफ़ी वो गहरा एक ताल्लुक है, पंजाब साइड से भी, तो मैंने बड़े लोगों को ये कहते हुए सुना, हर दूसरा इंसान कहता है, जी मैं डिप्रेशन में हूँ। डिप्रेशन एक स्पेसिफिक, जिसे कहते हैं ना, एक टाइम ड्यूरेशन होता है। अगर आपका टाइम ड्यूरेशन, डिप्रेशनल के जितने सिम्पटम्स डिप्रेशन के अंदर आते हैं, सैडनेस हो गया, अलोफनेस होगी, या जितनी भी उसकी सिम्पटम्स हैं, वो अगर एक्सीड कर जाएँ 15 दिन से ऊपर, तो फिर आपको कंसल्ट करना है। और अगर 1 महीने से ऊपर हो गया, फिर आप कह सकते हैं कि हाँ जी, मैं डिप्रेशनल फेज़ में हूँ। तो ये राइट, एक फाइन लाइन होती है स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के अंदर, जिसको पहले आप जानें और फिर बोलें कि हाँ, मैं इस चीज़ का शिकार हूँ। और जैसे डॉक्टर डायग्नोसिस करता है, इसी तरह से एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट डायग्नोसिस प्रॉपर करेगी, तो आप कह सकते हैं कि जी मैं मुझे ये बीमारी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा क्रुतुलैन ये बताइएगा कि कोई ऐसा नाक़ाबिले फ़रामोश एक्सपीरियंस आपका रहा हो किसी को ट्रीटमेंट के हवाले से, तो वो हमारे साथ शेयर करें? जिस तरह की आप बात कर रही हैं, हुँ, वो हुँ। केसेस हमारे आते हैं क्लिनिकल साइड के ऊपर, जब अ, एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर फॉर एग्जांपल है और उसमें एक बंदा या बंदी जो है, वो मैनिक और डिप्रेसिव दोनों फेजेस आते हैं उसके। तो अभी मैं एक पेशेंट का ज़िक्र करूँ, उसको हैंडल करना थोड़ा-सा मेरे लिए मुश्किल इसलिए था कि जब वो हाइपर एक्टिविटी की तरफ चला जाता है, जब वो हाइपर हो जाता है, एट वक़्त बैठे-बैठे पेशेंट का पता नहीं चलता कि उसको कौन-सी बात बुरी लग जाए और वो डिप्रेशनल फ़ेज़ से आप दूसरे फ़ेज़ में चला जाए। तो उसको चूँकि उसमें दोनों फ़ेज़ेज़ आते हैं, तो उसको टैकल करना थोड़ा-सा हमारे लिए मुश्किल होता है। जो ऑलराइट, क्लिनिकल साइड के, जो हमारे डिसऑर्डर्स वाले जो पेशेंट्स होते हैं ना, अच्छा। वो थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा कुरुतुलैन ये बताइएगा जो आजकल का दौर गुज़र रहा है और आम इंसान का सबसे बड़ा मसला जो है आपको पता है कि बेरोज़गारी है, रोज़ाना महँगाई होती है और ये चीज़ें जो कम कमाने वाले अफ़राद हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी का बायस बनते हैं और हमारे अख़बारात जो है वो भरे पड़े हैं कि बेरोज़गारी की वज़ह से खुदकुशी कर ली। इस तरह के ये है कि अपने बच्चों को वो 4-4 बच्चों को मार के लोग खुद भी खुदकुशियाँ कर रहे हैं। तो ये एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन जो हमें हमारी सरकार, जो हमें हमारी रियासत दे रही है, रोज़ाना डेली थोड़ी-थोड़ी डोज़ करके और जो हमें खुदकुशियों के रुझानात में इज़ाफ़ा होता जा रहा है, इस चीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इस पे ज़रा रोशनी डालिए। देखिए, हर इंसान में, इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस सिचुएशन में को हैंडल कैसे कर रहे हैं। हैंडल कैसे करते हैं? तो कितना स्ट्रेस इसमें लेते हैं? जैसे कि राइट। अनएम्प्लॉयमेंट वाली, एग्ज़ैक्टली, अनएम्प्लॉयमेंट की जैसे आपने एक मिसाल दी है, जिसकी वजह से लोग सुसाइडल अटेम्प्ट्स करते हैं या सुसाइड पे चले जाते हैं। हम उनको पॉज़िटिव थिंकिंग की तरफ ले जाते हैं, हम उनको अच्छा पॉज़िटिविटी की कुरत, तरफ ले जाते आपकी बात से ही हैं। एक क्वेश्चन निकलता है, बताइएगा कि एक आम इंसान जब एंग्ज़ायटी की तरफ जा रहा होता है, जब उसको लिटरली मीनिंग्स में किसी साइकोलॉजिस्ट की या किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है, तो वो कौन-सी स्टेज है कि उसको रुजू करना चाहिए किसी भी साइकोलॉजिस्ट की तरफ, ताकि उसके जो नफ़्सियाती इश्यूज़ हैं, एनालिसिस कर सके और उसको फिर ट्रीटमेंट दे सके। तो वो स्टेज क्या है स्टेज? क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में आमतौर पे लोग समझते हैं कि अगर कोई किसी को कह दे कि आप माहिर नफ़्सियात के पास चले जाएँ, सिटिंग्स करा लें, तो लोग कहते हैं हमें पागल कर दिया। तो जी, आप ये एग्ज़ैक्टली, बताएँ, आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल। तो उस स्टेज के बारे में इसे बताइए? कहते हैं, हुँ, जी, वी आर लिविंग इन अ स्टिग्मेटाइज्ड लाइफ। एक स्टिग्मा है, एक टैग एग्ज़ैक्टली, है, जो कि एग्ज़ैक्टली। लगा दिया गया है एक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के नाम के साथ। ठीक है? तो आप ये देखिए कि मैं खुद इस चीज़ में से, इस सिचुएशन में से गुज़री हूँ। हमारे यहाँ पे बहुत से पढ़े-लिखे लोग ऐसे बैठे, इवन मैं नाम नहीं लेना चाहती उन लोगों के, लेकिन बड़े लेवल के लोग, पढ़े-लिखे लोग मेरे ऑफिस में या मेरे क्लिनिक में आने से घबराते हैं, सिर्फ इस बिल्कुल, वजह से कि लोग कहेंगे कि लोग जी क्या मैं कहेंगे? पागल हो गया। पागलों का डॉक्टर अलग होता है। बिल्कुल, साइकोलॉजी के अंदर जितनी फील्ड्स हैं, लोगों को तो शऊर ही नहीं है इस चीज का कि आप साइकोलॉजी के मतलब, जैसे डॉक्टर्स में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं, कान के अलग हैं, आंखों के अलग हैं, स्किन के अलग हैं, इसी तरह से साइकोलॉजी के अंदर भी डिफरेंट फील्ड हैं। क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट अलग होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अलग होते हैं, काउंसलिंग अलग होते हैं, स्पोर्ट्स की दुनिया में स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट अलग होते हैं, तो एचआर के अलग साइकोलॉजिस्ट होते हैं। हर फील्ड के अलग साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं।
तो ये हमने जो टैग कर दिया है उसके साथ, ये गलत है। तो ये शऊर देना, ये तो हमारे, मैं कहती हूँ इट्स अ कलेक्टिव इनिशिएटिव ऐसे लेने चाहिए हमारे पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं इन सबको, कि शऊर दिलाएं इन लोगों को कि आपको कंसल्ट करना है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आप किसी साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट कर रहे हैं तो कोई इट्स जस्ट लाइक फ्लू, नज़ला, राइट। जुकाम, बुखार, आप जाते हैं डॉक्टर डॉक्टर के पास जाते हैं, आप इसी तरह से हमारे पास आए तशरीफ लाएं। कुरतुल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन दिस प्रोग्राम। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जाते-जाते आप ये बताती चलें एक आम इंसान को कि अगर कोई डिप्रेशन का एलिमेंट वो फ़ील कर रहे हैं, तो उसको किस हाउ कैन दे कोप विद दैट काइंड ऑफ डिप्रेशन? और अगर वो चाहते हैं कि वो साइकोलॉजिस्ट के पास भी ना जाएँ, किसी थेरेपिस्ट के पास ना जाएँ, काउंसलर से रुजू ना करें, तो कौन-सी 2-3 एक हेल्दी हैबिट्स होंगी जो अपनाकर दे वुड बी एट मच रिलीफ? उसमें एक तो हमारी रिलैक्सेशनल टेक्निक है जी, आप डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज, और उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि आपने डीप ब्रीदिंग लेनी कैसे है। नाक से आप सांस को इनहेल करें, इनहेल करके सबसे पहली चीज है कि आप जिस एटमॉस्फेयर में बैठे हैं, जिस जगह पे बैठे हैं, वो पुरसकून हो जगह, उस रूम में, या अगर आप लॉन में करें तो आप अकेले हों। जस्ट क्लोज योर आइज हुँ। एंड टेक अ डीप ब्रीथ थ्रू योर नोज, आप उसको इनहेल करें, और फिर उस सांस को आप होल्ड करके रखें, काउंटिंग करें आप, और जहाँ पे आपका सांस टूट लेगा उसको मुंह से एक्सहेल करते हैं एज डीप एज यू कैन। दूसरी चीज है जी पॉजिटिव सेल्फ स्टेटमेंट है, जो कि हम हर इंसान को डिफरेंट तरह की देते हैं। तो वो पॉजिटिव रहने के लिए आपको पॉजिटिव लोगों में रहना बड़ा जरूरी है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना बड़ा जरूरी है। उस और सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद पॉजिटिव रहेंगे तो आप पॉजिटिविटी फैला सकते हैं, फैला सकते आपके हैं। आपकी तरफ से दूसरे में मुंतकिल हो सकती है। ठीक तो है। जो आपकी गैदरिंग है ना, वो तभी बनेगी जब आप खुद पॉजिटिव पॉजिटिव सोच बनेंगे। के। थैंक यू सो मच कुरुतुलैन फॉर बीइंग विद मी इन दिस प्रोग्राम। और इंशाल्लाह ताला हम दोबारा भी बातचीत करते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे कि वो अपने डिप्रेशन को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू। व्यूअर्स, आई होप कि आपने इनसे कुछ सीखा होगा, क्योंकि मैंने तो बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।